स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष है। और आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है अधिशोषण समतापी। क्या होता है अधिशोषण समतापी? ठीक है, तो आपने इसके पहले अधिशोषण को पढ़ ही लिया है। आइए देखते हैं अधिशोषण समतापी क्या होता है। लिखा हुआ है नियत ताप पर किसी गैस के दाब तथा किसी अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा के मध्य संबंध ही अधिशोषण समतापी कहलाता है। समझने का प्रयास करिए, भाषा पर बिल्कुल मत जाइएगा। भाषा थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप वही बातें समझ जाएंगे तो वही भाषा आपको समझ में आने लगेगा और सरल लगने लगेगा। जैसे मानते हैं बेटा, ये हमारा एक सरफेस है, एक सतह है, और यहाँ पर जो हम सतह लेंगे वो रहेगा हमारा ठोस। याद रखिएगा कि जो सतह यहाँ पर लिया जा रहा है वो ठोस है, और जो अधिशोष्य लिया जाएगा यानी जो अधिशोष्य यहाँ पर आकर्षित हो रहा है, चिपक रहा है, वो रहेगा गैस। तो पहले तो ये दो बात को आप निश्चित अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब अधिशोषण समतापी का अध्ययन आप कर रहे हो तो जो हमारा सतह है वो ठोस है, और जो अधिशोष्य है यानी अधिशोषक आपका ठोस है और अधिशोष्य आपका गैस है। ठीक है, अब ये हमको पढ़ना है कि यहां पर हम प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ाएं या घटाएं तो क्या फर्क पड़ेगा अधिशोष्य की मात्रा पर। ठीक है, अधिशोष्य यानी कि जो चीज चिपकने वाला है, जो वस्तु जो कण चिपकने वाला है, अगर प्रेशर बढ़ाएं तो क्या वो बढ़ेगा या घटेगा, या उनके बीच में क्या संबंध है। यानी कि आप पढ़ चुके हो परिभाषा क्या कह रहा है, नियत ताप पर। ये इतना जान लो, इसमें हमको ताप को घटाना बढ़ाना नहीं है, ताप यहाँ पर हमको नियत लेना है, यानी ताप हमारा नियत रहेगा, ताप को नहीं छेड़ना है। तो नियत ताप पर किसी गैस के दाब, मान लीजिए ये गैस चिपक रहा है, हमने कहा ना कि जो अधिशोष्य है यहाँ पर गैस ही रहेगा, तो किसी गैस के दाब यानी ये अधिशोष्य के दाब तथा किसी अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, इसमें जो गैस का दाब है या अधिशोष्य का दाब है, और इस अधिशोषक द्वारा कितनी मात्रा में गैस को अधिशोषित किया गया है, उन्हीं के बीच में एक रिलेशन बताना, एक संबंध बताना ही हमारा कहलाता है अधिशोषण समतापी। समझ पाए आप? फिर से एक बार समझाते हैं बेटा। यहां पर अधिशोष्य जो है वो गैस है, उस गैस का कुछ ना कुछ दाब होगा, तो उस दाब के और ये अधिशोषक ने कितना गैस अधिशोषित किया है, कितना गैस आकर्षित किया है, उसकी मात्रा, यानी जो गैस का दाब है और अधिशोषित गैस की जो मात्रा है उसके बीच में रिलेशन बताना। यहां पे लिखा ना, किसी गैस के दाब तथा किसी अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित कितनी मात्रा गैस की है उसके मध्य संबंध बताने को ही हम कहते हैं अधिशोषण समतापी। लेकिन यहां पर एक बात क्लियर है कि तापमान को नहीं छेड़ना है, जो टेम्परेचर है वो आपका नियत रहना चाहिए। आप गैस का दाब घटा बढ़ा सकते हो, गैस की मात्रा घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन तापमान को घटा बढ़ा नहीं सकते हो। और नियत ताप पर गैस के दाब और गैस की मात्रा के बीच जो रिलेशन आता है ना, जो संबंध होता है, उसी को हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्यों अधिशोषण समतापी कहा गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण समदाबी। याद रखिएगा, जब ताप यहां पर नियत किया गया है ना, तो ताप जब नियत हो गया तो बचा दो चीज, एक गैस का दाब, एक गैस की मात्रा। तो दाब और मात्रा के बीच में संबंध बताना, उसको हम अधिशोषण समतापी बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पे दाब नियत कर दें कि दाब को नहीं घटाना बढ़ाना है, ताप को घटा बढ़ा लो, तब हम उसको कहेंगे अधिशोषण समदाबी। क्या बोलेंगे बेटा? अधिशोषण समदाबी। तो उसका अध्ययन तो अभी बाद में करना है, फिलहाल अभी अधिशोषण समतापी का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि अधिशोषण समतापी क्या है। कितना गैस का दाब, जो गैस आकर चिपक रही है उसका प्रेशर कितना है और कितनी मात्रा में चिपक रही है, उसके बीच का रिलेशन ही हमारा अधिशोषण समतापी कहलाता है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडलिक नामक एक वैज्ञानिक था। फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान, अधिशोषक इसका द्रव्यमान, ठीक है, अधिशोषक का द्रव्यमान और प्रति इकाई
तो अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्य दाब के मध्य एक संबंध प्रस्तुत किया। यहां पर फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने इस जो अधिशोषक है वो प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा, मान लीजिए 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, कितना गैस की मात्रा अवशोषित करता है और उस गैस का दाब कितना है, इन तीनों के मध्य एक संबंध दिया। और उस संबंध का सूत्र मैं लिख दे रहा हूं। उसने कहा कि x/m समानुपाती होता है p⁴ के। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। यह सूत्र कहां से आया? यह सूत्र फ्रेंडलिक ने दिया। यहां पर लिखा है ना कि फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर, ताप स्थिर था, अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान, यहाँ पे अधिशोषक का द्रव्यमान भी आएगा। ठीक है, प्रति इकाई का मतलब या तो 1 ग्राम होगा या 1 किलोग्राम होगा, इस तरीके से। तो प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, कितना गैस वो खींचता है और उसका जो गैस का दाब है, इनके बीच में एक संबंध दिया। और वो संबंध क्या है? वो संबंध x/m समानुपाती होता है p⁴ के। आइए समझते हैं यहाँ पर कौन क्या है। यक्स है बेटा गैस की मात्रा। यक्स क्या है? गैस की मात्रा है। यहाँ पर लिखा ना कि कितनी मात्रा गैस खींच रहा है, तो हमने यक्स, यहाँ पर जो उसने सूत्र दिया उसमें यक्स जो है वो गैस की मात्रा है। दूसरी बात m क्या है? m है इसका द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ लिखा है कि फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान, 1 ग्राम अधिशोषक कितना गैस खींचता है, तो यहां m क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक, और यहां पर P क्या है? ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, P है आपका दाब। और n क्या है? यहां पर n भी एक नियतांक ही है। n क्या है? एक नियतांक। तो आप सारे बातों को जान लिए अच्छी तरीके से। यक्स आप गैस की मात्रा है, m अधिशोषक का द्रव्यमान है, P आपका दाब है और x नियतांक है। सॉरी, x नहीं है, n है, ये n है, n एक नियतांक है। ये सूत्र किसने दिया? ये सूत्र कहां से आया? तो ये सूत्र फ्रेंडलिक साहब ने हमको दिया है। किस लिए दिया है? किसके किसमें के बीच में उन्होंने संबंध बताया? उन्होंने अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा अवशोषित की जा सकने वाली गैस की मात्रा और उसके दाब के बीच में संबंध दिया, और उस संबंध को हम कहते हैं x/m समानुपाती होता है p⁴ के। इसको थोड़ा सा और हम कैलकुलेट करें इस फार्मूला को, तो अगर हम इस फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो आप जानते हो कि यहाँ पे पहले एक बार लिख लें, x/m समानुपाती होता है, ये x है, थोड़ा हम दूसरे तरह से बनाएंगे क्योंकि n भी यहाँ पर है ना, तो आप कहीं भ्रम में ना हो जाओ x कौन है m कौन है। तो x/m समानुपाती होता है p⁴ के। ये समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो आप जानते हैं एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है, और वो नियतांक यहाँ पर वही जो हम हर बार यूज करते हैं वो है k, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा x/m इज इक्वल टू k p⁴ ये सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। और ये सूत्र किसने दिया था? ये सूत्र हमको फ्रेंडलिक ने दिया था। इसमें थोड़ा सा हमने भी परिवर्तन किया है। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसके आगे की पढ़ाई करते हैं। नोट करिए इसको। तो हमको ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसके बाद फ्रेंडलिक साहब ने कुछ बातें और बताई, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। फ्रेंडलिक साहब ने बताया कि निम्न दाब पर जो 1/n का मान है, ठीक है, ये जो नियतांक है 1/n लगा हुआ है, इसका निम्न ताप पर 1/n का मान 1 हो जाता है। ये याद रखिए, फ्रेंडलिक साहब ने हमको बताया कि निम्न दाब पर 1/n का मान कितना हो जाता है? वो 1 होता है। जब अगर कभी तापमान आप बहुत ज्यादा लोगे, बहुत ज्यादा कम कर दोगे, तो वहां पर 1/n का मान आपको 1 रखना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि उच्च ताप पर अगर बहुत ज्यादा दाब बढ़ा दोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर दाब आप बढ़ा देते हो तो वहां पर आपका 1/n का मान आपको 0 लेना पड़ेगा। ये किसने बताया बेटा? ये फ्रेंडलिक साहब ने हमको बताया। निम्न ताप पर 1/n का मान 1 लेना पड़ेगा,
उच्च दाब पर आपको 1/n का मान 0 लेना पड़ेगा, और मध्यम दाब पर आपका 1/n का मान 1 से ज्यादा होगा, 1 से अधिक होगा, यही मान रखाएगा। मध्यम दाब पे आप यही जो 1/n है वही रखोगे। तो ये जो 3 परिस्थितियां फ्रेंडली साहब ने बता दी, इसके अनुसार ये सूत्र भी परिवर्तन हो जाएगा, इस सूत्र में भी परिवर्तन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। यहां पर निम्न दाब के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, x/m बराबर k p टू द पावर, यहां पर 1/n की जगह पर निम्न दाब पर 1 रख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा x/m इज इक्वल टू kp। ठीक है, निम्न दाब के लिए सूत्र हो जाएगा x/m इज इक्वल टू kp, या यूं कहें इसलिए x/m समानुपाती होगा p के। ऐसे भी लिख सकते हो, k हटाओगे तो समानुपाती जो गायब हुआ था वो पुनः आ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि निम्न दाब पर x/m समानुपाती होता है p के, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे x/m का मान भी बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो x/m का मान भी घटेगा, ये हम बोल सकते हैं। x/m है क्या बेटा, x है गैस की मात्रा और m है अधिशोषक की मात्रा। अधिशोषक मतलब जिस पर गैस आकर चिपक रही है। ये बातें दिमाग में बैठा कर चलिएगा। दूसरी कंडीशन, उच्च दाब के लिए क्या होगा, हो जाएगा उच्च दाब के लिए, तो उच्च दाब के लिए बेटा यही सूत्र हो जाएगा x/m इज इक्वल टू kp टू द पावर 0 हो जाएगा। 1/n का मान कितना हो जाता है उच्च दाब पर, 0 हो जाता है। तो किसी भी अगर संख्या पर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो उच्च दाब पर क्या हो जाएगा, x/m एक नियतांक हो जाएगा, यानी x/m नियत हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। एक के मतलब नियतांक हो गया, मतलब अगर बहुत ज्यादा दाब उच्च कर दोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर कर दोगे तो x/m का मान न बढ़ेगा न घटेगा, वो नियत हो जाएगा। के का मतलब नियतांक होता है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर दाब निम्न रखोगे, नीचा दाब रहेगा, तो x/m का मान वैसे ही होगा जैसा दाब होगा, यानी दाब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा x/m का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर दाब बहुत ज्यादा उच्च कर दोगे तो x/m का मान एकदम नियत हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, और अगर मध्यम दाब रहेगी, ठीक है बेटा, मध्यम दाब के लिए मैं कहां निकालूं, ये तो आप लिख चुके होंगे ना, ये तो आप लिख चुके होंगे। तो मध्यम दाब के लिए सूत्र हमारा वही का वही रहेगा, मध्यम दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मध्यम दाब के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, x/m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1/n, यानी मध्यम दाब के लिए हमारे फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंडलिक साहब का ये जो सूत्र था वो आपको समझ में आया होगा। उसमें हमने कुछ परिवर्तन किया फ्रेंडलिक साहब के बताए हुए नियमों के अनुसार। फ्रेंडलिक साहब ने बताया कि निम्न दाब पर 1/n का 1 रख देना, उच्च दाब के लिए 1/n का मान 0 रख देना, मध्यम दाब के लिए वैसे का वैसा रखना। वैसे ही हमने परिवर्तन करके कुछ और फार्मूले को कैलकुलेट हम लोगों ने किया है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग वो ग्राफ बनाएंगे जिसको कहते हैं अधिशोषण समतापी ग्राफ। इसको नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा, अब इन्हीं तीनों परिस्थितियों को लेकर हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अगर बेटा आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिवर्स करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर से रिवाइज करते हुए आइए। ये आपके हाथ में है और आप कर सकते हो। बार बार वही चीज़ें बोलना ये कुछ बच्चों को बोर लगता होगा, तो इसीलिए बार बार एक ही टॉपिक को हम नहीं समझा रहे हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा बैक जाकर आप फिर से उसको रिवर्स कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये जो 3 परिस्थितियां हमको फ्रेंडलिक साहब ने दिया, ये जो 3 सिचुएशन हमको दिए हैं, इसके अनुसार हम किस तरीके से ग्राफ को बना सकते हैं। तो हम एक ग्राफ को खींचते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, और जो x अक्ष है इस पर हम दाब को प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर को, और जो y अक्ष है ना उसको हम x/m को प्रदर्शित करते हैं। यानी y अक्ष पर हम x/m को प्रदर्शित करेंगे और जो x अक्ष होगा उस पर हम दाब को प्रदर्शित करते हैं।
तो दाब यहाँ पे 0 होगा, आप तो जानते होंगे, और x बटा m का मान भी 0 होगा यहाँ पर, ये भी आप जानते हैं। तो निम्न दाब पर, दाब अभी यहाँ पे निम्न है ना, बिल्कुल निम्न है, निम्न दाब पर क्या हो रहा है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दाब अभी जैसे जैसे इधर बढ़ोगे दाब बढ़ेगा, तो अभी यहाँ तो दाब निम्न है ना, तो निम्न दाब पर क्या हो रहा है, x बटा m, यानी जो ये x बटा m है वो दाब के समानुपाती होता है। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे ना, x का मान, x बटा m का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही तो होता है कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे x बटा m को का मान भी बढ़ेगा। यानी मान लीजिए अगर दाब को आप यहाँ लाओगे तो x बटा m भी यहाँ चला जाएगा, दाब को आप यहाँ लाओगे x बटा m यहाँ चला जाएगा, दाब को यहाँ लाओगे ये भी ऊपर जाएगा, दाब को जैसे जैसे बढ़ाओगे ये ऊपर चला जाता है। और ऐसे कंडीशन के लिए ग्राफ ऐसे यूं सीधा बनेगा, क्योंकि मान लीजिए इसको मिलाओगे तो एक बिंदु यहाँ मिलेगा, इसको मिलाओगे एक बिंदु यहाँ मिलेगा, इसको मिलाओगे एक बिंदु यहाँ मिलेगा, इसको इस तरीके से आपको जो ग्राफ मिलेगा निम्न दाब के लिए वो ऐसे सीधा मिलेगा। ये निम्न दाब पर है। अभी यहां तक हमने माना कि दाब अभी तक निम्न रहा, ये हमारा निम्न दाब, निम्न दाब। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे दाब अब मीडियम में आ गया है, अभी बहुत उच्च तो नहीं हुआ, निम्न अब धीरे धीरे खत्म हुआ, अब दाब मीडियम में आ गया। तो जब दाब मध्यम होता है तो क्या होता है, तो सूत्र होता है x बटा m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1/n। तो उसके लिए ग्राफ हमारा थोड़ा इस तरीके से फ्लैट होता है, फ्लैट बिल्कुल नहीं होगा लेकिन इस तरीके से थोड़ा वक्राकार हो जाता है। ऐसे बात समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर थोड़ा ग्राफ, इसको आप याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो मीडियम में होगा यानी मध्यम दाब पर एक ग्राफ थोड़ा वक्र टाइप में हो जाएगा, घूमेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये मध्यम दाब, ये कौन सा दाब है बेटा, मध्यम दाब। ये चीजें आपको याद थोड़ी करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपने पढ़ा कि जब दाब उच्च हो जाता है, जब दाब उच्च होता है तो x बटा m नियत हो जाता है। नियत का मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जब अब यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर x बटा m का मान आ चुका है, अब दाब उच्च हो गया, अब न x बटा m का मान घटेगा न बढ़ेगा, यानी अब ये क्लियर हो गया, फिक्स हो गया, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते। और इस तरीके से यहाँ से फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा, मतलब अभी अब कम ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि अब दाब अत्यंत उच्च हो गया है। एक बार फिर से मैं ग्राफ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ निम्न दाब था तो निम्न दाब पर x बटा m समानुपाती होता है p के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे दाब हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे x बटा m भी बढ़ेगा। तो हमने माना कि यहाँ तक निम्न दाब है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ ये इस तरीके से प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं वह जैसे जैसे हम दाब बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे x बटा m का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद आता है मीडियम दाब। तो मीडियम दाब में हमने बताया कि मीडियम दाब में आपको थोड़ा याद कर लेना कि ग्राफ थोड़ा सा वक्राकार हो जाता है, तो यहाँ पर हमने वक्र बना दिया। यहाँ तक माना मीडियम दाब है, मध्यम दाब है। और उसके बाद हमने माना कि उच्च दाब आ गया, यहाँ से उच्च दाब शुरू हो गया। तो उच्च दाब पर x बटा m का मान वो वो नियतांक के बराबर हो जाता है, मतलब वो नियत हो जाता है, मतलब अब हम उसको ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, अब वो हमारे हाथ में नहीं है। तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि अब यहाँ से हमको एक फ्लैट लाइन प्राप्त होगा, क्योंकि अब वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम कुछ मान को रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बटा m, इसके बीच में लिख देंगे x बटा m समानुपाती p। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला सूत्र लिख देंगे हम, x बटा m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1/n। और यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर x बटा m इज इक्वल टू k था, नियत हो गया था, और इसीलिए हमको ये ग्राफ प्राप्त हो गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसमें तापमान जो है ताप नियत है। इस ग्राफ के ऊपर हम लिख देंगे कि ताप नियत है। ठीक है, और यही है अधिशोषण समतापी वक्र। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अधिशोषण समतापी वक्र। तो उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। इन्हीं तीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये ग्राफ बनाया है, और इसको आप भी बार बार बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, तो अब हमको जो फ्रेंडलिक साहब ने फार्मूला दिया था उसका थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं। फ्रेंडलिक साहब ने कौन सा फार्मूला दिया, x/m इज इक्वल टू, इसके बाद हमने नियतांक का गुणा कर दिया था p टू द पावर 1/n।
यही फ्रेंडली साहब ने हमको फार्मूला दिया था, ठीक है। अब इसके हम दोनों तरफ लाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ लाग लेने पर, दोनों तरफ लाग लेने पर, तो जब दोनों तरफ हम लाग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा फार्मूला लाग x अपान m इज इक्वल टू लाग k p टू द पावर 1 अपान n। अब आप जानते हैं यहाँ पर लाग की प्रॉपर्टी तो आप पढ़े ही होंगे कि लाग एक्स वाई इज इक्वल टू होता है लाग एक्स प्लस लाग वाई, यानी कि लाग में जो गुणा रहता है ना, अगर उसको हम प्रसार करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा लाग एक्स अपान एम इज इक्वल टू लाग के प्लस लाग पी टू द पावर 1 अपान एन, यानी इसको हम थोड़ा सा प्रसारित रूप में लिख दिए तो हो गया लाग के प्लस लाग पी टू द पावर 1 अपान एन, ठीक है, क्योंकि गुणा था। अब यहाँ पे आप लोग एक लाग की प्रॉपर्टी और पढ़े होंगे कि लाग एक्स टू द पावर वाई, ये पावर जो है आगे आ जाता है, यानी कि हो जाएगा वाई लाग एक्स, ये लाग की प्रॉपर्टी है बेटा। तो यहाँ पे वही चीजें हम वही अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी, लाग एक्स अपान एम इज इक्वल टू लाग के प्लस ये 1/x आगे आ जाएगा तो 1 अपान सॉरी एन, एक्स नहीं है ये एन है, ठीक है, 1 अपान एन आगे आ जाएगा तो हो जाएगा लाग पी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो हो जाएगा लाग एक्स बटा एम बराबर लाग के, और यहाँ सॉरी इसको पहले लिख देते हैं 1/n लाग पी प्लस लाग के, ये हमको एक नया फार्मूला मिल जाएगा। लाग एक्स बटा एम बराबर 1 बटा यहाँ पर एन है ये लाग पी प्लस लाग के, तो एक फार्मूला मिल गया बेटा। और आपको याद होगा इसके पिछले वाले अध्याय में हम लोग इस तरीके के बहुत सारे फार्मूलों का तुलना कर दिए थे y बराबर mx प्लस सी से। पीछे चैप्टर में जो इसके पिछला वाला केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर था, उसमें हमने बहुत सारे इस तरीके के समीकरणों का तुलना कर दिया था y बराबर mx प्लस सी से, और उसके आधार पर एक ग्राफ भी बना लिया था। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, लेकिन आइए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने फ्रेंडलिक साहब का वो फार्मूला उठा लिया जो उन्होंने दिया था, x अपान एम बराबर के पी टू द पावर 1 अपान एन, दोनों तरफ लाग लिया तो हमारा हो गया फार्मूला लाग x अपान एम बराबर लाग के पी टू द पावर 1 अपान एन। तो यहाँ पर लाग की प्रॉपर्टी होती है लाग एक्स वाई इज इक्वल टू लाग एक्स प्लस लाग वाई, वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, लाग के प्लस लाग पी 1 अपान एन हो गया। अब यहाँ पे एक और लाग की प्रॉपर्टी होती है कि लाग एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू, ये वाई आगे आ जाता है और वाई लाग एक्स हो जाता है, तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ अप्लाई किया, तो लाग एक्स अपान एम इज इक्वल टू लाग के 1 अपान एन लाग पी हो गया। ठीक बात बेटा। अब हमने इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया क्योंकि सूत्र होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, समीकरण का सूत्र होता है, तो उसी क्रम में रहे, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा इधर कर दिया। अब अगर हम इसकी तुलना कर दें, इसको मिटा देते हैं प्रॉपर्टी को बेटा। अगर हम इसकी तुलना करें तो यहाँ देखिए तुलना हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी हो गया ना। y के जगह पे आप ये लिख सकते हो, m के जगह पे 1/n लिख सकते हो, x के जगह पे लाग p लिख सकते हो, और c के जगह पे आप लाग k लिख सकते हो, और इस तरीके से आप एक ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा, आप जानते हो यहाँ पर x लिखा जाता है, तो x यहाँ पर क्या है, x के जगह पे यहाँ पे लाग p है, तो आप लिख दीजिए लाग p। ठीक है, y यहाँ पर लिखा जाता है, y के जगह पे आप क्या लिखोगे, लाग x बटा m, तो यहाँ लिख दीजिए लाग x बटा m। ठीक है, जहां से ढाल शुरू होती है उसको c कहते हैं। हम पीछे भी बताए थे आपको जब ग्राफ बना रहे थे कि जहां से ढाल शुरू होती है उसको c बोलते हैं। तो c यहाँ पर क्या है, लाग k है, तो यहाँ पर आप लाग k लिख दोगे। जहां से ढाल शुरू होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, उसको c बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लाग k लिखेंगे क्योंकि c के जगह पे क्या है, लाग k है। अच्छा, उसके बाद अब ढाल देखा जाएगा कि ढाल किधर है, ढाल का मतलब यम, ढाल अगर धनात्मक है, यहाँ पर अगर प्लस में है तो वो ढाल ऊपर की तरफ होगी, अगर ढाल यहाँ पे माइनस में है तो नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ ढाल है 1/n, तो वो तो प्लस में है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह तो प्लस है, तो यानी ढाल ऐसे हम बनाएंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अब लिख देंगे ढाल बराबर, यहाँ पे लिख देंगे ढाल बराबर 1/n। ढाल क्या है, 1/n।
समझ में आ गया ना। ये x को x के जगह पे, y को y के जगह पे, जहां से ढाल शुरू होता है उसको हम c से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ c के जगह लाग के और ढाल अगर प्लस में है तो नीचे की तरफ ढाल, सॉरी ढाल अगर प्लस में है तो ऊपर की तरफ, माइनस में है तो नीचे की तरफ। तो यहाँ ढाल तो आपका प्लस में है तो हम इसलिए ऊपर की तरफ ढाल बनाए हैं। ढाल का मान कितना है, n का मान कितना है, प्रवणता का मान कितना है, 1/n है, तो इसलिए हमने ढाल बराबर लिख दिया 1/n। इस प्रकार से हमने दोनों ग्राफ प्राप्त कर लिए। एक ग्राफ प्राप्त किया जिसको कहा जाता है अधिशोषण समतापी वक्र, ठीक है, और दूसरा ग्राफ इस सूत्र के लिए हमने प्राप्त कर लिया। तो ये सारी बातें नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारा होगा अधिशोषण समदाबी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे टू यू।